जो स्टेटस को है, जो माफियाज हैं पूरी तरह लड़ रहे हैं अपनी वही एक वो कानून रखने में जिसमें ये कानून के ऊपर है। सारी कौम है, मैं आपको सिर्फ एक, आपने मेरे साथ खड़े होना है। मुझे अल्लाह ने ट्रेनिंग दी हुई है मुकाबला करने के लिए। मैं आपको इस माफिया का मुकाबला, सारे माफियाज का मुकाबला करके और इंशाल्लाह जीत के दिखाऊंगा। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा, वो ये कह रहे हैं कि उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। मैं नाइंसाफ़ी कभी किसी से नहीं की। जो मेरे ये जो मुखालिफ भी थे, जिन्होंने 25 साल मैंने इनके खिलाफ पूरी जंग लड़ी है, जहाद की है, किसी से मैंने किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं की। तो जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो जो मेरी पार्टी में जहांगीर थी उससे मैं कैसे करूंगा? तो उस नाइंसाफ़ी से तो किसी से भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा आपको वादा है कि ये जो चीनी के अंदर जिन्होंने चीनी महंगी करके अवाम को तकलीफ पहुँचा के, गरीब लोग चीनी खाता, उसके लिए चीनी सब कुछ है, उनको नुकसान पहुँचाया, ये मेरा आपसे वादा है। कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको NRO नहीं मिलने लगा। अब सारा जो मुल्क का टॉप जितने भी बड़े बड़े सियासतदान और जो ताकतवर, वो सारे शुगर मिल्स उनकी हैं, शरीफों की भी शुगर मिल्स हैं और वो जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं। ना ये टैक्स देते हैं, चीनी जब चाहिए महंगी कर देते हैं। सारे माफियाज के ऊपर कोई किसी से रियायत नहीं होगी, लेकिन नाइंसाफ़ी किसी से नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ और आज हम सबसे पहले बात करें इमरान खान साहब की, जिन्होंने आज टेलीफोन पर बराह रास्त आवाम के सवालों के जवाब दिए हैं। बैरून मुल्क से भी पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म को अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है और अपने 2.5 साल दौरे हुकूमत में मुश्किलात और चैलेंजेस से आगाह किया और नए पाकिस्तान से मुतल्लिक अपनी तरजीहात बताई। प्राइम मिनिस्टर ने कौमों की तरक्की के लिए कानून की बालादस्ती को ज़रूरी करार दिया है और वाज़ेह किया है कि जब तक कानून अमीर और गरीब के लिए बराबर नहीं होता उस वक्त तक कोई मसला हल नहीं हो सकता। हम स्टेटस को और माफियाज से जंग लड़ रहे हैं और अगर हमारी गवर्नमेंट जाती है तो चली जाए, माफियाज को नहीं छोड़ूंगा और माफियाज से जीत कर दिखाऊंगा। बढ़ती महंगाई पर प्राइम मिनिस्टर ने परेशानी का इजहार किया है और यह एतराफ़ किया है कि महंगाई मुझे सबसे ज़्यादा तंग करती है। पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें ऊपर जाने से महंगाई में इजाफा होता है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को लाए हैं। ताहम बिलावल भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अवाम दुश्मन करार दे दिया है और कहा है कि हर पाकिस्तानी इमरान खान की तब्दीली के सुनामी की खौफनाक कीमत अदा कर रहा है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए सवाल है। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चलिए अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। आमिर साहब, अभी उनकी ऑडियो में कोई इशू है। अयाज साहब, ये अब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि महंगाई को ख़त्म करने के लिए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन लाए हैं, शौकत तरीन को महंगाई ख़त्म करने का एक भारी टास्क दिया गया है। आपके ख्याल में उनकी कामयाबी का कितना चांस है मौजूदा हालात को देखते हुए? उनकी कामयाबी या नाकामी पे तो मैं बाद में बात करूंगा। दुआ, पहले मुझे आज एतराफ़ करने दें कि मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ आज। जी, किस बात? मेरी कन्फ्यूजन आज बढ़ गई है। मसाइल वही हैं, बिल्कुल उनमें कमी का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की बात में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वही गुफ्तगू जो वो पहले दिन से कर रहे हैं वही आज भी कर रहे थे। तो मैं सोचने में मजबूर हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं, वो बिल्कुल जो कह रहे हैं वही ठीक है और हम लोग शायद कहीं कंफ्यूज हो गए हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो करना चाह रहे हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहा। शायद ये हमारी कोई कोताही है। उन्होंने तनकीद भी की कि मैं चैनल्स पे भी देख रहा होता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, जी मईशत का बेड़ा कर दिया है, महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ तबाह हो गई है, और इसके बावजूद इतना कॉन्फिडेंट होना, तो फिर कन्फ्यूजन तो बनता है। मुझे नहीं पता, आप लोग शायद अपनी जगह ठीक होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन मेरी कन्फ्यूजन में आज यकीनन इजाफा हुआ इस हवाले से, क्योंकि पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब जब से आए हैं वो इस कौम की बेहतरी के लिए आए हैं। 100 दिन पहले हों या उसके बाद 6 महीने का टाइम हो या फिर अब 2.5 साल गुजर चुके हैं, अब वो 5 साल भी उन्होंने एक स्टेज पे कहा था कि कम लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए चीज़ों को ठीक करने में जी। तो वो वाकई ठीक कर रहे हों और हम बिल्कुल समझ ही ना पा रहे हों प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसीज़ को, तो इसलिए मैं तो एतराफ़ कर रहा हूँ, अपना सरेआम एतराफ़ कर रहा हूँ कि मुझे आज बड़ी हैरत हुई कि वही बातें, कोई चेंज नहीं है, उसी कन्विक्शन के साथ चीज़ें भी ठीक नहीं हो रही।
तो फिर शायद ब्रिगेडियर साहब की बात ठीक ही हो। मेरा ख्याल है कि जून तक, 30 जून तक इंतजार कर लेते हैं। आज मैं बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब पे कोई तनकीद नहीं करूंगा। सही जी। आमिर इलियास राणा साहब। हयात साहब ने कह दिया कि तनकीद नहीं करनी, तो भाई हम तो तनकीद कर सकते ही नहीं, हम तो सिर्फ बात करते हैं। और बात को इस तरह एंजॉय करें कि वज़ीर आज़म के जो नई इक़्तिसादी टीम आई है उससे पहले के बयानात इस प्रोग्राम में किसी दिन चलाएं आप कि इक़्तिसादी तौर पे हम मुस्तहकम हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आज वो कह रहे हैं कि मैं नया वज़ीर ख़जाना इसलिए लाया हूँ कि इक़्तिसादी सूरत हाल को ठीक कर दे और कीमतें कम कर दे। मतलब वो यही समझा दें हमें कि 2 साल और 9 महीने के बाद वो नई इक़्तिसादी टीम के साथ किस किस्म का काम करना चाहते हैं, या हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम के साथ किस किस्म का काम करना चाह रहे हैं। उन्होंने आज मुख्तलिफ ममालिक की कीमतें बताई, तो अगर वो साथ तकलीफ़ करते कि वहाँ की फ़ीकस आमदनी भी बता देते कि इस गरीब मुल्क में फ़ीकस आमदनी कितनी है और जिनकी वो मिसालें दे रहे थे वहाँ पे फ़ीकस आमदनी कितनी है, तो लोगों की आसानी हो जाती कि मतलब ये बड़ा फ़र्क होता है, बड़ी चीज़ें होती हैं कि आपकी आमदनी क्या है और आपके अखराजात क्या हैं। यहाँ आमदनी मुसलसल कम हो रही है और अखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, अफरात ज़र बढ़ता जा रहा है। और इनके सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पूरे रमज़ान शरीफ में मुसलसल कीमतें बढ़ती गई। चूँकि जो वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि मैं खुद नज़र रखूँगा, तो मेरे हिसाब किताब में तो 29 रोज़े होने चाहिए, तो लिहाजा कल तक तो उनकी नज़र मौजूद है। फिर आगे अल्लाह खैर करे कि किस किस्म का काम चलेगा नहीं चलेगा। बहरहाल ये कल मैंने बात की थी, आज मैं वज़ीर आज़म की बात सुन के मज़ीद इस बात की तक़वियत समझता हूँ कि उनको समझ आ गया कि हालात मेरे से सेट नहीं हो रहे। लिहाजा ये जो शहबाज शरीफ के किस्से खोल दिए और अपोजिशन के ऊपर एक लंबी तकरीर जो मुसलसल हम कई साल से सुन रहे हैं। कल सोशल मीडिया पे एक चल रहा था 11 मई का पोस्टर कि शायद वहाँ पे आ जाएं पार्लियामेंट हाउस के सामने और महंगाई पे हम इकट्ठे होंगे, और वो था पीटीआई का एक पोस्टर, वो ब्लैक कलर में था, 11 मई लिखा हुआ था। और कमाल ये है कि उसमें जो कीमतें दर्ज थी आज उससे दुगनी और तिगनी कीमतें हैं। तो अब तो प्रोटेस्ट बनता है कि वज़ीर आज़म साहब ऐवान वज़ीर आज़म से निकल के अवाम के साथ खड़े हो, चूँकि वो अवामी वज़ीर आज़म हैं, अवाम के वोट से बने हैं, तो उनको ख्याल रखना चाहिए और मुतालबा करना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स के साथ कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। और जो अपनी टीम बनाई है उनसे कहें, उनको झंझोड़ें, क्योंकि वो सिर्फ अपोजिशन को झंझोड़ते हैं। भाई उनको आप निचोड़ लें, झंझोड़ लें, पकड़ लें, मरोड़ दें। असल बात यह है कि जो काम आपने अपने जिम्मे लिया, ना तो आप किसी की फाइनल कन्विक्शन करा सके, ठीक है, और फिर आप दूसरों पे डाल देते हैं कि जी ये अदलिया ये काम करती है। भाई अदलिया हमेशा से ऐसा ही काम करती आ रही है जैसे अब कर रही है, और वो पहले भी ऐसे ही पकड़ते थे और रिमांड हो जाते थे और फिर जमानतें हो जाती थी। ठीक है, अदलिया की वही चाल है जो पहले थी। आपने जो सिस्टम में तब्दीली लानी थी और जो वादे थे और जो 200 माहिरीन आपके पास मौजूद थे, वो एक डॉक्टर साहब अमेरिका से चले थे पाकिस्तान में रोजगार के लिए, वो भी आज तक नहीं पहुंच सके, वो ब्लू सूट में मौजूद थे। और वो बहुत सारे मामू बन गए जो सऊदी अरब से आ रहे थे। अब पता लगा शेख रशीद साहब को 1 अरब रुपए की जरूरत है अगर वहां से कुछ कैदी निकालने हैं। तो ये असल बात यही है कि भाईजान आप सबको देखना पड़ेगा कि आपकी गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है और लोगों की तवक्कुआत पे किस हद तक खड़ी है। आप उस पर नहीं आते, आप सऊदी अरब से तशरीफ़ लाते हैं, आते हैं अपोजिशन के लिए, मीटिंग शुरू कर देते हैं। कल भी आप मीटिंग कर रहे हैं, इसी के ऊपर शेख रशीद कर रहे हैं। ये लोगों के दुखों का मदावा नहीं है। जो लोग आपसे तवक्को रखते थे और उनका ख्याल था कि 3-3 बारियां लेने वालों को आपने कई दफ़ा लताड़ा है, तो अब आप उनको पिछाड़ने के लिए कोई ऐसा फार्मूला लेके आएंगे कि यकीनन लोग खुश होंगे और उनकी मदद हो जाएगी। लेकिन अब 3 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और फिर मेरी बात आखिर में वही होगी कि 30 जून का तो ब्रिगेडियर साहब के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, इतना मार्जिन तो देना चाहिए फिर। जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, आपको क्या लगता है शौकत तरीन महंगाई ख़त्म करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और शौकत तरीन भी बहुत बढ़े हुए हैं, तो 2 बढ़े हुए लोग कैसे प्लस एंड प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो बड़े हुए कैसे विकसित कर सकते हैं? वो तो उनको तो खुद बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है तो उनको भी कुछ ना कुछ पेट पूजा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा, मुझे ये जुमला बड़ा तशवीशनाक लग रहा है कि अगर हुकूमत चली भी जाए तो मैं माफियाज को नहीं छोड़ूंगा। ये बड़ा ख़तरनाक जुमला है। अगर हुकूमत चली भी जाए, हुकूमत कहाँ जा रही है? कोई ऐसी बात हो रही है पीछे, कहीं कुछ पर्दे निगारी में गुफ्तगू हो रही है कि हुकूमत चली भी जाए?
हुकूमत क्यों चली जाए? आप अगर माफियाज को नहीं छोड़ेंगे तो बिल्कुल ना छोड़ें, हम आपके साथ खड़े, लेकिन हुकूमत चली भी जाए चली क्यों जाए? हुकूमत तो नहीं जानी चाहिए। अगर चली जाए तो फिर इसके पीछे कहानी कुछ और भी है जो कि अभी पोशीदा है, अधूरी कहानी है, तेरी मेरी मोहब्बत की अधूरी कहानी। तो अभी मोहब्बत की अधूरी कहानी जो है हमें फिर वो भी सुना दे कि चली क्यों जाए। आप कहें, धड़ल्ले से कहें, आप वजीर आजम है पाकिस्तान के, आप दिल खोल कर कहें ये बात कि मैं नहीं छोड़ूंगा जो लोग महंगाई कर रहे हैं या जिनके, लेकिन हुकूमत चली भी जाए। पर मुझे यहाँ थोड़ी तशवीश हुई है, मेरे साथियाँ यहाँ बैठे, आमिर साहब है, अयाज साहब है, इलियास साहब है, ब्रिगेडियर साहब है, और मेरा साथी है, मेरे दोस्त है फैसल, ये सब बैठे, ये मुझे बता दें कि मेरी समझ में बात आई नहीं कि हुकूमत चली भी जाए। अब रही गई बात कि ये देखें, बात आमिर भाई की कुछ तल्ख होती है, लेकिन उसको थोड़ा समझने की जरूरत होती है। कि आमिर भाई का और हमारा आड़ा टेढ़ा तिरछा है, यानी हाथी की चाल है, हम इनको मार सकते हैं हाथी की चाल से, यानी कि हमारे इनके ताल्लुक वो नहीं है कि जो हम इनकी हर बात पर आमन न सदक न कहें। लेकिन बात ये दुरुस्त कह रहे हैं कि उस वक्त की रिपोर्टें कहाँ थी जब आती थी सामने कि सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ सही है, मईशत अच्छी है, अब हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है ना कि पहले आप झूठ बोलते थे, अगर पहले झूठ बोलते थे तो फिर अब आप सच बोल रहे हैं, अगर अब आप झूठ बोल रहे हैं, आज झूठ बोल रहे हैं तो पहले सच बोलते थे। ये सर क्लियर हो जाए, क्योंकि जो सच्चा लीडर होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो सच बात करता है। अगर मईशत कंट्रोल हो गई थी तो फिर ये नहीं होना चाहिए था कि महंगाई हम कंट्रोल करेंगे। शौकत तरीन साहब को जो टास्क मिला है, मैं आपको अभी पहले ही बता दूं, मैं सच्चा आदमी हूँ, मैंने कहा था हफीज शेख को वोट नहीं दूंगा, मैंने खुलकर कहा था। मैं आपको बता दूं, शौकत तरीन से महंगाई कभी जिंदगी में कंट्रोल नहीं हो सकती। जी ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब कह रहे हैं कि ज़िंदगी में कंट्रोल नहीं कर सकते शौकत तरीन। आपने जून का टाइम दिया हुआ है, आपको कितने चांसेस हैं कामयाबी के शौकत तरीन के? देखें, एक तो हमें उम्मीद बेहतर रखनी चाहिए, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का सवाल है। अदरवाइज जाहिर है कि देखें, ही हैज़ गॉट हार्डली एनी टाइम, साथ ही बजट है अभी जून में, तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है उनके लिए और बड़े डिफ़िकल्ट टास्क के लिए उनको लाया गया है और बड़ी उम्मीदें भी की गई हैं। लेट्स सी कि वो क्या बजट पेश करते हैं, क्या आवाम को रिलीफ देते हैं, ये अब उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि आई फील कि ये पाकिस्तानी हैं और वो IMF वर्ल्ड बैंक से नहीं आए हुए हैं, तो मे बी इनको यहाँ का रिलायत, जिस चीज़ की उन्होंने बातें भी की हैं कि एग्रीकल्चर के लिए काम करेंगे, लोगों को और रिलीफ देंगे, यंग लोगों के लिए काम करेंगे, तो लेट्स होप क्या करते हैं। लेकिन देखें, महंगाई जो है ना, ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर का काम नहीं है, ये सूबों का काम है, ये प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स का काम है कि आपके मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यकीन करें मुझे इतना अफसोस होता है कि थोड़ी सी मैं भी यहाँ पर एक एग्रीकल्चर करता हूँ, जो वेजिटेबल हमारी फार्म से 20 रुपए किलो जाती है, वो कराची में क्लिफ्टन में 100 रुपए बिक रही होती है। नो, दिस इज द डिफरेंस। इसको मिडल मैन को, जो उन्होंने बात की है शौकत तरीन ने भी, कि मिडल मैन हैज टू बी कंट्रोल, सारा बेनिफिट वो लेके जाता है, ग्रोअर हल भी चलाता है, सब काम करता है, उसके बाद उसको ये 20 रुपए में से भी 10 रुपए उसको मिलते हैं, बाकी खर्च जो है उसकी लागत आ जाती है। आप देखेंगे मार्केट में क्या, तो बड़ा अफसोस होता है देखते हुए कि ये हो रहा है, ये एक्चुअली डिफरेंस है। इसके लिए चीफ मिनिस्टर्स, आपके कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, पूरी इनके पास अथॉरिटीज हैं, इनके पास पूरी मशीनरी है। दे हैव टू चेक वेजिटेबल मार्केट में या फ्रूट मार्केट में, या जो यहाँ पर बड़ा जोड़िया बाजार है कराची में, जहाँ से सारा ये अनाज दाना निकलता है, वहाँ पर जाके कंट्रोल करेंगे वहाँ क्या रेट जा रहा है। ये सिर्फ प्रॉब्लम ये वही बात है जैसे सियालकोट में हुआ था, AC का जी, वो गाड़ी में बैठी थी और वो फिर उनको इंफॉर्मेशन की जो असिस्टेंट थे उनको थोड़ा सा नाराजगी भी हो गई, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए। दे हैव टू गेट आउट, दे आर सिविल सर्वेंट्स आर देयर टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर ये अपना काम करें, यकीन करें प्राइस कंट्रोल हो सकती है। और जाहिर है जो बड़ा माफिया है, चीनी आटा जो कंट्रोल करते हैं, वो उनको कंट्रोल करने की। और एक और है, देखें अभी फिर कह रहे हैं, आपने पर पड़ा कि ये गंदम इंपोर्ट कर लें जितने वो करनी है, जितने 4 लाख टन जो भी करनी है, ठीक है। आप 20 रुपए या 30 रुपए करते हैं, वाई कांट वी डू इट कि इसको हम 25 रुपए अपने किसान को दे दो, तो देखें पाकिस्तान में गंदम की कमी नहीं रहेगी। इट्स एक एग्रीकल्चर कंट्री, दैट्स द बेसिक रीजन। जी फैसल हुसैन साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एक मिडिल क्लास आदमी है ना, उसकी सबसे बड़ी जो अयाशी होती थी, वो महीने में एक दिन अपनी फैमिली के साथ जाके है ना चिकन कढ़ाई खा लेता था। 1600 रुपये किलो जो है ना इस वक्त चिकन कढ़ाई मिल रही है। अब मिडिल क्लास आदमी जो है ना, वो किसी होटल में बैठ के, किसी जो सड़क के होटल होते हैं, अपनी फैमिली के साथ लोग ताज़ा वहाँ बैठ के खाना खाते हैं, अब वहाँ बैठ के चिकन कढ़ाई भी नहीं खा सकता। 1600 रुपये किलो कढ़ाई हो गई है। और मटन कढ़ाई तो उसको तो भूल ही जाए, 2500 रुपये किलो जो है
वो मटन कढ़ाई मिल रही है, कहाँ से खाएगा गरीब आदमी? मतलब आपने गरीब आदमी की जो खुशी होती है, तफरी होती है, उसको भी छीन लिया। अच्छा, महंगाई जो है ना ये बड़ा अच्छा, पहले मैं डॉक्टर साहब की बात कहता हूँ कि जो हुकूमत चली जाए पे जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो कहते थे मैं हुकूमत में आने के बाद जो है माफियाज को नहीं छोड़ूंगा। अब हुकूमत में है तो कह रहे हैं मैं हुकूमत अगर चली गई तो फिर मैं माफियाज को नहीं छोड़ूंगा। मतलब आप किस शेप में माफियाज को पकड़ेंगे, वो शेप बता दें, कौन सी हालत होगी जिस हालत में जो है माफियाज आपके जो है वो फिर तो यही समझ आता है ये दोनों सूरतें नहीं है। फिर तो ये इसका तो जो बात ये है ना कि आप किसी से कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो आप माफियाज को छोड़ें या नहीं छोड़ें, बेहतर होगा इस कौम को छोड़ दें, ज़्यादा इस कौम के लिए भी बेहतर होगा और आपके लिए भी बेहतर होगा। अच्छा, ये जो महंगाई जो है ना ये बड़ा कसीरुल जहती सब्जेक्ट है, इसको किसी एक हुकूमत के ना खाते में नहीं बांध सकते कि सारा जिम्मेदारी जो है आप वो वफाक पे डाल दें या सूबे पे डाल दें। जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि सूबे का सब्जेक्ट है, तो 2 सूबों में तो काफ़ी हद तक ब्रिगेडियर साहब की बात भी सही है, लेकिन 2 सूबों में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही है ना। 60% आबादी पंजाब की है, पाकिस्तान की, तो वहाँ तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। फिर KPK में जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वहाँ पे क्यों उन्होंने जो है महंगाई कम नहीं कर ली? देखिए सिस्टम नहीं बना रहे। अगर देखिए पीपल्स पार्टी तो कभी चाहती नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन हो, लेकिन इमरान खान के तो मंशूर में ये बात शामिल की इख्तियारात को जब निचली सतह पे मुंतकिल करेंगे, एक खुद का बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम लेकर आएंगे। आप क्यों नहीं लेकर आते पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करा के? कौंसलर की सतह पे क्यों आप जो है ये प्राइस कंट्रोल नहीं देते? जो सिविल सर्वेंट की ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल अपने जो थोड़ा बहुत सहाफती तजर्बा बुनियाद पे बल दूं, सिविल सर्वेंट कभी महंगाई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। इस वक्त भी जो है सिविल सर्वेंट हो या पुलिस हो, ये जो लॉकडाउन है या महंगाई है, ये इस वक्त इनकी आमदनी का इतना बड़ा जरिया बन गया है कि पुलिस की किसी जमाने में सबसे बड़ी आमदनी जो है वो मंशियात के अड्डे होते थे, अभी वो मंशियात के अड्डे से ज्यादा उनकी आमदनी हो रही है वो लॉकडाउन से हो रही है। ठीक, उनको जरूरत ही नहीं है मंशियात के अड्डों से मंथली और हफ्ता पकड़े, यहाँ से उससे ज्यादा वो लोग कमा रहे हैं। इतना बड़ा जुल्म हो रहा है लॉकडाउन के नाम पे। ये सब चीजें हैं जो महंगाई को बढ़ा रही है, जिस तरह के आप फैसले कर रहे हैं, जिस तरह के आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, लोगों को आप कारोबार का हक छीन रहे हो। जी इलियास साहब, देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर पहले भी बदल दिए, वो भी उनके टारगेट पूरे नहीं कर सके। अब असल हकाइक की तरफ आया जाए तो देखें पाकिस्तान पर जो कर्जे हैं वो GDP के 75-80% हैं। तो इतने कर्ज़ों का जो बोझ है, फिर बजट डेफिसिट है, हर साल कर्जे लेने पड़ते हैं मुल्क चलाने के लिए, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो गैप है वो डेफिसिट है, वो सारी ये चीज़ें हैं, इनको कंट्रोल करना इनके बस की बात होगा कि नहीं होगा, किस तरह करेंगे, कहाँ से इनके पास अलादीन का चिराग होगा जो इसको पूरा करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, इसको देखना पड़ेगा। ये आज से नहीं है, पुरानी चीज़ें जो चली आ रही हैं डेफिसिट वगैरह, इसको पूरा करने के लिए हर साल IMF के पास जाते हैं और उनसे एक प्रोग्राम लेके आते हैं। फिर उसको पूरा करने के लिए अब देखें इनको शराइत भी पूरी करनी पड़ेंगी। अगर शराइत पूरी नहीं करेंगे तो कर्जे की बाकी किस्त नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा एक उलझा हुआ मसला है, इसको समझेंगे। बाकी जो कीमतों की जो मसला है वो डिमांड और सप्लाई का गैप इतना ज़्यादा है कि वो जो अभी बता रहे मिडल मैन है, मिडल मैन बीच में से लहदा दिहाड़ी लगाता है और हर कोई इधर काम बिगड़ा हुआ है। इसको संभालने के लिए देखें एग्रीकल्चर की आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। आप सब्जियां फल वगैरह ले लें तो देख लें 100 रुपये से कम कोई सब्जी नहीं है। इवन के आप देख लें केले 300 रुपये दर्जन लाहौर में बिक रहे हैं। तो ये जो तमाम सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के लिए देखनी अपनी प्रोडक्शन देखनी पड़ेगी कि हम डिमांड अपनी पूरी कर सकते हैं, बिल्कुल सप्लाई दे सकते हैं कि नहीं देखते। ये हर सूबे का काम है, हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है। इसको करने के लिए इकदाम करेंगे। बाकी जो ऊपर है वो उसको हर साल कर्जे लेने पड़ेंगे इनको मुल्क को चलाने के लिए। तो यहाँ तो इतने होंगे टैक्स रेवेन्यू पूरा कर सकें अपना, यहाँ बाहर से रिमिटेंस इतनी आए जो बाहर से एक्सपोर्ट इतनी हो जाए कि हम पैसे पूरे करके अपने अखराजात चला सकें। बिल्कुल सही बात। इन तमाम मसाइल का हल करने के लिए एक टाइम चाहिए इनको। ठीक है, बस आवाम दे देती है टाइम इनको 2.5 साल का मजीद। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा है, क्या अरब ममालिक मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत बहाल करवा सकते हैं या नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। एक हिंदुत्वता, ये जो इनकी RSS आइडियोलॉजी है, ये बिल्कुल एक तरफ मगरब कुछ कह रहा है कि दुनिया को लेक्चर देता है इंक्लूसिवनेस और ह्यूमन राइट्स की, और दूसरी तरफ बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन उसके बावजूद जो उनको कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए इस वक्त, और जो हमने पूरी कोशिश की है दुनिया में शऊर पैदा करने की, बदकिस्मती से वो इस तरह कश्मीरियों के साथ नहीं खड़े जो जुल्म हो रहे हैं कश्मीरियों के साथ। लेकिन मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ
कश्मीर के लोगों को कि ये मैं बार बार कई दफ़ा सुनता हूँ कि जी पाकिस्तानी बातचीत शुरू कर दी है हिंदुस्तान से या पता नहीं क्या कर दिया। मैं आपको एक वाज़ेह चीज़ कहना चाहता हूँ, जब तक हिंदुस्तान वापस नहीं जाता जो 5 अगस्त को इन्होंने कदम उठाए हैं और जो कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने स्टेटहुड लिया, जब तक वापस 5 अगस्त के ऊपर वापस नहीं जाता, पाकिस्तान की हुकूमत कोई हिंदुस्तान से बातचीत नहीं करेगी। प्राइम मिनिस्टर जब अवाम के सवालों के जवाब दे रहे थे तो मुल्की मसाइल के साथ साथ इंटरनेशनल इशूज़ पर भी उन्होंने बात की है। फ़लस्तीन में इसराइली जाहिलियत और बरबेद की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की सूरत हाल पर दुनिया से रब्ता करेंगे। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए 2 मुस्लिम ममालिक मैदान में आ गए हैं। पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह दावा किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हालिया दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी हुकाम ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी और इस आज़म का इजहार किया है कि मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करेंगे। इमरान खान साहब ने आज 2 टोक अल्फाज में ये वाज़े किया है कि मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त वाली आईनी हैसियत बहाल होने तक भारत से कोई बात नहीं हो सकती। इसी हवाले से हमारा सवाल है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है, आपके ख्याल में क्या अरब ममालिक मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत बहाल करवा सकते हैं? देखिए, आप सबसे पहले तो आजकल का मोदी का चेहरा देखिए, ये माधवराव ग्वालकर का चेहरा है। माधवराव ग्वालकर बाद में आया था हेगड़े के बाद। हेगड़े आरएसएस का सरबरा था और उसने आरएसएस बनाई थी और उसके बाद माधवराव ग्वालकर ने आरएसएस को संभाला था। और माधवराव ग्वालकर का ये नजरिया था कि तमाम मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाए और उनकी जगह पर हिंदुओं को बसाया जाए, क्योंकि मुसलमानों का मुल्क बन चुका है। अब वही चेहरा, वही शक्ल माधवराव ग्वालकर जैसी मोदी की हो गई है, लंबी दाढ़ी और उसकी वो पीछे से बाल भी बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल माधवराव ग्वालकर जैसा हो। लेकिन जो कश्मीर की बात की है वज़ीर आज़म साहब ने और जो दीगर जिक्र किया है, देखिए मैं बैतुल मुक़द्दस का मैं माज़रत के साथ चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्टडी की हुई है, मुझे पता है कि ये 28 रमज़ान को वहाँ पर क्यों हुआ है, तो मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो हज़रत याकूब की पैदाइश का दिन था और उधर क्यों हुआ है बहुत सारी चीज़ें, अब उसके पीछे बड़ी 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 तारीख है, बहुत हकीकत है, हमें पहले उसको समझना पड़ेगा, उस पर हम बात करेंगे। लिहाजा मैं नहीं करना चाहता इस पर बात कि फ़लस्तीन में क्या हुआ है। मेरे लिए इसका सबसे बड़ा मसला कश्मीर है और कश्मीर ये है कि वहाँ पर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर को किसी भी तरह से ऐसी ही जारहत करके, जो कि इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर अभी दिखाई है, गो के उसका ताल्लुक आप नहीं जोड़ सकते इस वक्त जो सूरत हाल से, रमज़ान से भी नहीं जोड़ सकते। मैं अगर रियलिटी बताऊंगा तो कभी अयाज भाई को या आमिर भाई को फ़ोन पर बता दूंगा कि एक्चुअली रियलिटी क्या है और जो इसराइली फौज वहाँ पर बहुत गुस्से में आई है, किस वजह से आई है और मुसलमान क्या है, वो एक अलग रियलिटी है, इसको छोड़ के इसमें हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन कश्मीर वाले मामले पर मैं ये जरूर कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब ने एक सफ़ीर का किरदार अदा किया है, ठीक है, कर सकते थे वो किया है और बहुत खुलकर किया है, इससे ज्यादा इमरान खान साहब कर सकते। अब लोगों को जागना होगा, उन्होंने बहरहाल हर जगह बात की कश्मीर की, ये हमें माननी पड़ेगी। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें ये एक मुझे यकीन नहीं है कि ये मिडल ईस्ट या ओआईसी इसमें हमें कोई हेल्प कर सकता है कोई रेजोल्यूशन पास करने के। और सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की हुकूमत की है कि हम कश्मीरियों का कितना साथ देते हैं, उनकी आवाज़ कितनी बुलंद करते हैं और साथ उनको रीअश्योर करते हैं कि पाकिस्तान इस मुश्किल मौके में आपके साथ खड़ा हुआ है। इंडिया ने एक भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स नहीं किया, आज भी वहाँ पर 2 नौजवान शहीद किए हैं, रोज़ाना सिलसिला जारी है। उसी तरह वहाँ पर हिंदुओं को ला के डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बेची जा रही है, कारोबार उनको नहीं करने दे रही है। तो जब तक ये पाकिस्तान इन चीज़ों के ऊपर पॉइंट नहीं उठाएगा और अमेरिकन को नहीं बात करेगा, खासकर जब हम अफगानिस्तान में उनकी मदद कर रहे हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारा मेरे ख्याल में इस वक्त स्टांस बहुत कमज़ोर है। और इससे अंदाज़ा लगा लें कि इतना बड़ा इंसिडेंट इंडिया में है, 7 किलोग्राम यूरेनियम चोरी हुआ, वो दे वर सेलिंग इन द ब्लैक मार्केट। पाकिस्तान की तरफ से कितनी आवाज़ उठाई गई है, उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन और अमेरिकन और यूरोपीय यूनियन इन्होंने क्या किया, इससे अंदाजा लगा लें कि दुनिया पाकिस्तान के साथ कितना खड़ी है और हम अपनी कितनी एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई जी। आमिर साहब, इंडिया की बात तो वो है ना, मैं रोऊं या हंसूं, मैं क्या कहूं। फ़लस्तीन और कश्मीर एक ही जैसे हैं। अरबों ने जो काम फ़लस्तीन के साथ किया वो हम कश्मीर के साथ कर रहे हैं। सऊदी अरब का जो एलामिया निकला है उसमें लिखा है 2 तरफा मामला है। अच्छा भाई, ख़त्म हो गया ना टाइम टाइम फिश कहानी कि हम अपने मामलात रखेंगे इंडिया के साथ, आप जाने और आपका काम 2 तरफा कह दिया। पहले वो उम्मत मुस्लिमा का काम था। अच्छा जी, अब आप किस तरह बात करेंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर ने आज कह दिया जी 5 अगस्त की पोजीशन पे नहीं जाता। अच्छा जी, वो नहीं जाता, ये वो बात है कि मैं हमला कर दूं जो शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा था इंडिया पे।
मतलब इलाज देखें ना क्या है, हम नहीं मानते भाई, हमारे ना मानने से क्या हकीकत बदल रही है? डेमोग्राफी वो बदल चुके, वो डोमिसाइल दे के ले आए, वो जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब रोज पैंतरा बदलते हैं, 370 वो लगा चुके। हम कहीं पे हैं ही नहीं, गिनती में नहीं आ रहे। कश्मीर के सफ़ीर थे, वजीर थे, जुमे में खड़े थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, सब चीज़ें वापस हो गई हमारी, वहीं की वहीं हम खड़े हैं। मुझे बताएं कि हमारा क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर। मैं चूँकि यही बात जो आप सारी कर रहे थे मैं वो देख रहा हूँ। अब आप देखें, जिस ने हमें अपना घर करार दिया वली अहद ने, उसकी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अभी इशू किया ऑर्डर कि चाइना की वैक्सीन वाला बंदा सऊदी अरब में नहीं आएगा। वो आएगा, करंटीने में रहेगा, पैसे पूरे भरेगा। यहाँ से जो गरीब मजदूर आ ही गया है और यहाँ पे चाइना की लग रही है सारे पाकिस्तान को, हज और उम्रे से सारे फारिग, या फिर बहुत अमीर कबीर जो पहले भी किसी मसले में नहीं आते वही जाएंगे। ये बात हुकूमत पाकिस्तान की और वजारत खारजा की। आज प्राइम मिनिस्टर को अपने अल्फाज वापस लेने पड़े, यकीनन उन्हें वापस नहीं बल्कि डंडा देना चाहिए कि किसने मेरी तकरीर लाइव करवाई। वो चोर ढूंढना चाहिए जिसने पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेसी की तबाही की। ये ऐसे नहीं है कि शाह महमूद ने कह दिया सुबह कि वजीर आजम के साथ गलत हुआ और आज वजीर आजम ने भी गलती मान ली। भाई आप सोचते क्यों नहीं बोलने से पहले? ठीक हो गया, आप एकदम कह देते हैं हम सफीर हैं, हम वजीर हैं, हम खड़े होंगे। आपकी कौन सी पॉलिसी है? खुदा के वास्ते कुछ तो बताएं, हम आपके साथ खड़े होकर कहें कि हाँ आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, कुछ तो मौका दें हमें। जी फैसल हुसैन साहब, काइंडली वक्त का ख्याल रखिएगा। फैसल साहब देखिए, उन्होंने अमेरिका को भी कहा था कि बताया था, कौम को आके खुशखबरी सुनाई थी कि अमेरिका जो है वो सालिसी को तैयार हो गया। अब ये कह रहे हैं सऊदी अरब जो है वो मुतावन करेगा। कुछ भी नहीं होगा। कश्मीर का मसला हम खुद भी हल नहीं करना चाहते। बहरहाल आपके पास टाइम कम है, आप फिर किसी और मौके पे तफसील से बात करेंगे। ठीक है जी। अयाज खान साहब, आपका सवाल है बहाल करवा सकते हैं, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा है कि करवाएंगे नहीं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हुई। और बिल्कुल आमिर ठीक कह रहे हैं, जो फ़लस्तीन का हाल उन्होंने कर दिया है, कश्मीर पे वो क्यों हमारे साथ उस तरह से खड़े होंगे? वो पागल हैं। वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे, उसको पूरा करेंगे, बस दैट्स इट। जी इलियास साहब, बहरहाल इन्होंने अपना पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो किया है, लेकिन वो हमेशा जैसे अरब ममालिक हमेशा हमारे साथ नहीं खड़े होते, वो दो तरफा मामला देखते हैं और इसको हमेशा इस तरह खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, बिजनेस है उनका कारोबार है, उनकी अफरादी क़ुव्वत लेते हैं वो, तो ज़ाहिर है वो कहाँ देखेंगे पाकिस्तान की तरफ? वो मार्केट है इंडिया उनके लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। शहबाज शरीफ केस के हवाले से हम सवाल रखेंगे कि कानूनी जंग में फातेह कौन होगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है। बैरून मुल्क रवानगी के लिए PMLN और गवर्नमेंट के दरमियान कानूनी जंग के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने यह दावा किया है कि हुदैबिया केस में कुछ नए हक़ाइक़ हैं जो सामने आए हैं और जिन पर तफ्तीश की जाएगी और इसमें तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। नैब ने भी शहबाज शरीफ की ज़मानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है और कहा है कि ज़मानती फैसले में नज़रअंदाज किए गए हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। नून लीग ने भी कानूनी जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी और इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि PMLN ने अदालती अहकामात के बावजूद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने पर गवर्नमेंट और FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। आपके ख्याल में इस कानूनी जंग में फातेह कौन होगा? इसमें फातेह कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की मईशत का हो रहा है। वज़ीर आज़म से लोग पूछते हैं महंगाई कम कर दें, हमारे मसाइल हल कर दें, वो कहते हैं मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा। लोग कहते हैं जनाब कोई तनख्वाहें बढ़ा दें, वो कहते हैं मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगा। ना माफिया काबू आ रहा है, ना चोर काबू आ रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका, भाई आपने जिसको पकड़ना है, लंबा डालना है डाल दें, लेकिन ये सारे इसी सिस्टम में रहेंगे। सिस्टम तो आप नहीं ना बदल सकते। आप बदल सकते थे, सब कुछ कर सकते थे अगर आप जैसे दावे कर रहे थे वैसे काम करते, टीम आपकी अहल होती, कामयाब होती। आज आपने खुद तस्लीम किया कि जो हफीज़ शेख तक इनकी इक्तिसादी पॉलिसी थी वो ज़ीरो थी। अब शहबाज शरीफ का केस क्या है? ये आई वॉश वाली कहानी है कि उनको ज़मानतें अदालतों ने दे दी हैं ECL से निकालने के लिए, ECL पे डालने के लिए। ये रोज़ाना ईद की कहानी अब बन जाएगी। कल शेख साहब 5:30 बजे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो डालेंगे कि जी बिल्कुल नहीं जाने देंगे। भाई ना जाने दो, लेकिन लोगों की रोटी तो दे दो। शहबाज शरीफ को अंदर रखने से अगर रोटी मिलती है रख लो, रख ले। लेकिन आप तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। आपका काम और टाइम सिर्फ और सिर्फ इस बात पे लग रहा है कि मैंने इसको नहीं छोड़ना, मैंने उसे नहीं पकड़ना। अरे भाई, जो आपके साथ हैं, तरीन साहब से आप मिल लिए, तो फिर आप बता देना कि माफिया और किसको कहते हैं। तरीन साहब भी रोजाना माफिया इन्हीं को कहते थे और अब माफिया की लिस्ट में शामिल हैं।
कुछ हमें समझा दें, आम आदमी को समझा दें कि इस लड़ाई में जिनको आप पकड़ रहे हैं उससे आम आदमी को कब फायदा होगा। मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि अगले जो 2 साल और 3 महीने इनके पास मौजूद हैं उसमें कोई ऐसा काम ये कर लें कि ये कह सकेंगे इलेक्शन में जाते हुए अगर ये रह जाते हैं उस वक्त तक, क्योंकि वो मुसलसल कोई 6-7वीं दफा ये कह गए आज कि मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन माफिया इनके तो काबू में भी नहीं आ रहा। देखिए जी, अगर तो शहबाज शरीफ चले जाते हैं तो ज़ाहिर है नून लीग फाते हो जाएगी, अगर नहीं जाने देती तो गवर्नमेंट हो जाएगी। लेकिन इसमें सरासर जो नुकसान हो रहा है वो मैं समझता हूँ अदलिया का हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि लाहौर हाई कोर्ट को इतनी जल्दी शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा लिंगर ऑन करके ईद के बाद भी अगर वो जाने में कामयाब हो जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। उस एक फ़ैसले ने इतने शकूक को जन्म दिया है कि ये सारे मसाइल उसके बाद पैदा हुए हैं। तो मेरा ख्याल है अदलिया को भी सोचना चाहिए, इस तरह के आम लोगों के केसेस टेकअप ही नहीं किए जाते और जो स्पेशल लोग हैं, बासर लोग हैं, उनके इस तरह से करके केसेस आप अपना इमेज ख़राब करते हैं। जी फैसल हुसैन साहब, देखिए बात वही है कि इमरान खान साहब का जो अलमिया है या सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि बगैर होमवर्क के आ गए। वो जिस सिस्टम को वो ख़त्म करने के लिए आए थे, आज वही सिस्टम जो है इनके लिए, हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत अगर हम बहुत ही एक मुस्बत अंदाज में बात करें तो मौजूदा हुकूमत के लिए भी वो सिस्टम ही जो है मसाइल बन रहा है। तो इस सिस्टम को अभी भी तब्दील करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो उसी सिस्टम के ज़रिए जो है वो इनकलाब लाना चाह रहे हैं, तो वो नहीं आ सकता। ठीक जी इलियास साहब, देखिए अभी तो ये जंग शुरू हो गई है और इसके बारे में देखें उन्होंने अपनी तैयारियां दोबारा शुरू कर ली कि ECL में नाम डाला जाए और उधर से वो तौहीन अदालत के लिए जा रहे हैं। ये जंग होगी, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बेसिकली पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता है और आवाम को इन मसलों से कोई गर्ज नहीं है। आवाम को चाहिए कि उनको सस्ती चीज़ें मिले, मेरी ज़िंदगी मिले, लेकिन वो मिल ही नहीं रही। आवाम यही कहते हैं कि इनसे अच्छी तो पुरानी गवर्नमेंट थी जहाँ अगर हमें उन कुछ सस्ती चीज़ें तो मिल जाती थी। अब ये सूरत हाल है, बरकरार है। अब देखें ईद के बाद एक घमसान की जंग शुरू होगी और उसमें देखें फाते कौन होता है। यानी हमारे पास खबरों का काफ़ी मवाद होगा और इसमें देखेंगे कि जिस तरह गर्मी पड़ेगी उस तरह। जी डॉक्टर आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बड़े ही मुख्तसर सबकी तरफ से अगर इजाज़त दे तो एक जुमला कहना चाहता हूँ, और वो ये कि आज पाकिस्तान का कौमी तैयारा गिरा था 28 रमज़ान को, और आज ही के दिन 99 अफराद शहीद हो गए थे। तो मैं उनसे ताज़ियत का इज़हार करता हूँ और हम सब भी ताज़ियत का इज़हार करते हैं। हमें इस पॉइंट को भूल गए था, हमें इनका जिक्र करना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें ये एक बहुत ही अहम मामला है और इसके अंदर महंगाई और एक जो प्रिंसिपल है उसको अलग-अलग रखना चाहिए। ये शहबाज शरीफ ने अपनी गारंटी दी थी भाई की और 50 रुपीज़ का एक बॉन्ड भी भरा था। कोर्ट ने अभी तक नहीं उसको कोई पूछा कि क्या इसमें किया क्या नहीं किया। इससे ये अंदाज़ा करें कि कोर्ट्स अपने आप को जो है वो उनकी साख ख़राब हो रही है। दे हैव टू रिवाइव। और चर्चिल ने कहा था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहाँ इंग्लैंड में बॉम्बरी होती है, उनका जी ये बताएं कोर्ट्स आर फंक्शनिंग। लोगों ने कहा चलो, उसने कहा नथिंग विल हैपन, डोंट वरी, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्ट्स। और उसके बाद देखें ये एक इस वक्त जिस स्टेज से जा रहे हैं, हाई कोर्ट को चाहिए था कि पहले गवर्नमेंट से ओपिनियन तो लेती कि ब्लैक में क्यों डाला है ब्लैक लिस्ट में। 2 घंटे 4 घंटे में हमने पूरा डिसीजन कर दिया। आई थिंक गवर्नमेंट इज सीरियस, दे आर एडमेंट और वो इसको पूरा कंटेस्ट करेंगे। लेट्स सी। बट मुझे अंदाज़ा यही है कि अल्टीमेटली जो विन जो है या जीत जो है वो जुडिशरी की होगी। सही है जी, ख्याल में जुडिशरी की जीत होगी। बहरहाल जी इस कानूनी जंग में शहबाज शरीफ केस के मामले में फाते कौन होगा राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।